प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12वीं फिजिक्स का पहला भाग इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है और उस चैप्टर की पहली हेडिंग वैद्युत आवेश है। तो वैद्युत आवेश के बारे में हम एक एक करके समझते हैं कि इसके एक एक शब्द का अर्थ कहाँ कहाँ से निकला है, मतलब कैसे कैसे ये उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले हम शुरुआत 700 ईसा पूर्व, क्योंकि इससे इसके पहले वैद्युत आवेश केवल जादू टोना टोटकों के रूप में होता था, नामकरण या कोई इसके बारे में कुछ चर्चा थी नहीं। इसकी चर्चा 700 ईसा पूर्व में शुरू हुई। 700 ईसा पूर्व में अपने थेल्स दद्दा थे। थेल्स थेल्स ने किया क्या? थेल्स ने अंबर लिया और ऊन, अंबर और ऊन को आपस में रगड़ा। अंबर को ऊन से रगड़ा। अंबर को ऊन से रगड़ने के बाद यह इन्होंने देखा कि अंबर को यदि ऊन से रगड़ा जा रहा है, अंबर जो है छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटी व हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है, आकर्षित करने लगा। थेल्स भाई साहब ने यही काम किया कि 700 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया, अंबर और ऊन लिया, अंबर को ऊन से रगड़ा। रगड़ने के बाद इन्होंने यह देखा कि अंबर जो था वो छोटी छोटी व हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा, जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े, छोटे छोटे कण, इन सभी को आकर्षण का गुण अंबर के अंदर आ गया। तो ये थेल्स का प्रयोग इतना निकला। अंबर क्या चीज है? तो अंबर जो है वो प्राकृतिक चीज है एक। अंबर की चर्चा अगर करें, अंबर एक प्राकृतिक स्रोत है। जैसे बहुत पुराने पुराने जो पेड़ हों, प्राचीन काल के पेड़, प्राचीन लिख दें, प्राचीन काल के पेड़, प्राचीन काल के पेड़ में जो मतलब गूदे निकलते हैं, गूदा, इनका एक सख्त रूप जो होता है वही अंबर होता है। गोंद जिसे कह सकते हैं, गूदा ना कहकर गोंद कह दें। तो प्राचीन काल के जो पेड़ होंगे उसमें से जो गोंद निकलता है, उस गोंद का सख्त रूप अंबर होता है। तो थेल्स ने अंबर व ऊन, अंबर को ऊन से रगड़ा। रगड़ने के बाद ये इन्होंने निष्कर्ष देखा कि अंबर छोटी छोटी व हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। थेल्स का इतना प्रयोग इस पे जारी रहा। 700 ईसा पूर्व के बाद ये सारी चीजें इसी रूप में चलती रही। हाँ, ये सत्य है, ठीक है। बाद में, बाद में तो कितना बाद में, 1600 ईस्वी, ईसा पूर्व से डायरेक्ट ईस्वी, ईसा पूर्व से डायरेक्ट किसमें, ईस्वी। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ इनके एक डॉक्टर थे, इनके डॉक्टर का नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट। रानी एलिजाबेथ के डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर गिलबर्ट। ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी थे और रानी एलिजाबेथ के डॉक्टर थे। इन्होंने भी वही प्रयोग किया, बस वस्तुओं को अलग अलग लिया। रानी एलिजाबेथ के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर गिलबर्ट, इन्होंने अंबर व ऊन के अतिरिक्त अन्य पदार्थ लिए। जैसे कौन कौन से पदार्थ लिए? तो इनमें पदार्थों का जिक्र जैसे कांच, एबोनाइट, कह सकते हैं चमड़ा इत्यादि, ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थ इन्होंने लिए। और इन भिन्न भिन्न पदार्थों को इन्होंने भिन्न भिन्न पदार्थ पर, उनके अतिरिक्त भी अन्य पदार्थ थे जिन्होंने अन्य भिन्न भिन्न पदार्थों पर इन सबको रगड़ा। रगड़ने के बाद सेम निष्कर्ष यही प्राप्त हुआ कि रगड़े जाने वाले वस्तु पर आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ। रगड़े जाने वाले वस्तु पर कौन सा गुण उत्पन्न हुआ? आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ। तो इनका भी सेम यही प्रयोग था, बस अलग अलग वस्तुओं पर था।
एक 700 ईसा पूर्व, अगर इनको मैं कहूं कितने वर्ष पूर्व मतलब आज से, तो 2025 आज चल रहा है, इसमें 700 को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 2725। 2725 वर्ष पहले थेल्स ने प्रयोग किया। 1600 ईस्वी मतलब आप 2025 में 1600 को हटा लेंगे तो पता चल जाएगा कितने साल पहले, मतलब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर गिलबर्ट ने कांच, एबोनाइट, चमड़ा इत्यादि पदार्थों को लिया और अन्य अन्य पदार्थों पर रगड़ा। इन्होंने भी वही सेम निष्कर्ष प्राप्त किया कि रगड़ने पर वस्तु में आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ। तो ये दो चीजें क्लियर हो रही थी कि अगर हम वस्तु को रगड़ रहे हैं तो घर्षण के द्वारा, रगड़ने को ही हम घर्षण कहते हैं, घर्षण करने से वस्तु में आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। फिर 1646 ईस्वी में 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन साहब आए और इन्होंने इस आकर्षण के गुण का नाम सोचकर इनका नामकरण कर दिया। तो नामकरण में इन्होंने इसका नाम रखा वैद्युत। क्या नाम रखा? वैद्युत। फिर से चर्चा करते हैं यहाँ से। 700 ईसा पूर्व में थेल्स आए। थेल्स ने अंबर और ऊन, अंबर को ऊन से रगड़ा, रगड़ने पर अंबर ने छोटी छोटी हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करना शुरू किया, मतलब अंबर में आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ। 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट ने कांच, एबोनाइट, चमड़ा इत्यादि वस्तुओं को अन्य भिन्न भिन्न वस्तुओं पर रगड़ा, जिसपे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये वस्तुएं आकर्षण का गुण इसमें भी मतलब उत्पन्न होती है वस्तुओं में। 1646 में थॉमस ब्राउन ने इनके रिजल्ट को देखते हुए इसी गुण का नाम वैद्युत रखा। और वैद्युत के बाद इसका अगला कार्यक्रम, अगला शब्द आवेश। आवेश की चर्चा करें तो वैद्युत गुणधर्म है, लेकिन जिस गुण के कारण ये हुआ उसका नाम वैद्युत हुआ, लेकिन ये गुण जिसके कारण उत्पन्न हुआ, जिस ऊर्जा के कारण ये गुण आ रहा है, उस ऊर्जा का नाम है आवेश। मतलब कहें तो आवेश उस ऊर्जा का नाम है, ऊर्जा ही आवेश है। वैद्युत, ये आकर्षण के गुण का नाम है वैद्युत, और जिस ऊर्जा के कारण ये गुण उत्पन्न होता है उसी ऊर्जा का नाम है आवेश। आवेश तक की बात समझ में आई। हम इन दोनों से परिभाषा को आगे हमने लिखा है कि वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है। वही तो कर रहा है। ये सारे के सारे रिजल्ट को देखते हुए वैद्युत और आवेश की परिभाषा बनाएगी। तो वैद्युत नाम किसने दिया? थॉमस ब्राउन ने। कब दिया? 1646 ईस्वी में। वैद्युत से ही आवेश कनेक्ट हुआ, मतलब ऊर्जा के कारण आवेश है और गुण के कारण वैद्युत है। तो वैद्युत, इस आकर्षण का जो गुण है वो वैद्युत है, और इस आकर्षण का जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा के कारण ये आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ, उसका नाम आवेश है, और मिलाकर वैद्युत आवेश बना। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति पदार्थ अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है। उदाहरण में हमने लिखा है, यदि किसी आवेशित क्षण को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाया जाए तो कागज के टुकड़े उस आवेशित क्षण से चिपक जाते हैं, जबकि बिना आवेशित क्षण से नहीं चिपकते। आवेश का सूत्र धारा गुणे समय। प्रदर्शन हमने स्मॉल क्यू से किया है, आप स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू दोनों से कर सकते हैं। तो लिखा गया है क्यू बराबर आई इंटू टी। ये साइन मात्रक बनाने के लिए सूत्र से ही मात्रक बनाया गया। आई का मात्रक मतलब धारा का मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर, टी का मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड, तो एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड का नाम बदलकर कूलाम रखा गया, क्योंकि इसके बारे में आगे चलकर थोड़ा सा और विस्तारित अध्ययन कूलाम ने किया, तो उनके रिस्पेक्ट में कूलाम इतने की जगह रख दिया गया। कितने की जगह? एम्पियर सेकंड को हमने कूलाम नाम दिया। ये इसका एसआई मात्रक हुआ। बात करें सीजीएस मात्रक की, तो सीजीएस मात्रक इसका है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, या फिर एड कूलाम लिखा गया है, या फिर फ्रैंकलिन। अब तीनों एक ही हैं, बस नाम अलग अलग है। यहाँ पर अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इसका मतलब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं, और सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है। एक फ्रैंकलिन में 1/10 कूलाम होता है। तो ये सबसे बड़ा मात्रक और ये सबसे छोटा मात्रक। आवेश के प्रकार की बात करें, आवेश के प्रकार में आवेश दो प्रकार का हुआ, और प्रकार का आपको
हर जगह यही बताया जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज की। तो आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नहीं की है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के प्रकार की खोज की है। आवेश के प्रकार की खोज भी नहीं की, केवल नाम दिया इन्होंने कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का बताया किसने था? दो प्रकार का बताया था इन्हें, मतलब गिलबर्ट ने, कि आवेश होता है और ये दो प्रकार का होता है। तो गिलबर्ट ने दो प्रकार बताया। उस प्रकार के नाम को किसने बताया? तो उस दो प्रकार के नाम को बताया है, नाम लिख देते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन कब बताया? तो 1700 ईस्वी के बाद ही, 1700 ईस्वी के लगभग में बताया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के दो प्रकारों का नामकरण किया। पहले का नाम धन आवेश रखा, दूसरे का नाम ऋण आवेश रखा। और क्यों रखा, इसकी परिभाषा आगे इसमें स्पष्ट है कि धनावेश जो है वो किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। सीधी सी बात है, धन को अगर आप ऋण के पास ले जाएंगे, मतलब ऋण का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। पहले से ही इसकी खोज की बात अभी चर्चा नहीं करेंगे, केवल इतना कहेंगे कि धनावेश की बात अगर करें तो धनावेश का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को कम करता है। प्लस को माइनस के पास ले जाने पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो इलेक्ट्रॉन को जो कम करने का काम करता है वो धनावेश होता है। मतलब अगर इस आवेश को इलेक्ट्रॉन के पास ले जाए तो इलेक्ट्रॉन की कमी मौजूद हो जाती है, कम महसूस होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित कर दे वो है धनावेश। और अगर ऋण को ऋण के पास ले जाते जुड़ता है तो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित कर दे वो ऋणावेश है। ऋण और ऋण एक दूसरे से मिलकर बढ़ेंगे, तो किसी वस्तु पर ऋणावेश उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। धनावेश जो है वो किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। इसका कहे तो अगर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देखें तो परमाणु के हिसाब से देखते हैं। परमाणु जो है, परमाणु में एक नाभिक होता है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर की होती है। और इस त्रिज्या के बीच में दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। तो प्रोटॉन अंदर, न्यूट्रॉन अंदर, और इसके जस्ट बाहर कक्षा के रूप में हर एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस। अब इसकी चर्चा करते हैं, धनावेश ऋणावेश इसके आधार पर कैसे चर्चा करेंगे। हमने सोडियम लिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखूं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1, 8 2 10 1 11। अष्टक की बात करें तो जैसे अगर इसका अष्टक कंप्लीट हो तो ये 2 पे आकर रुक गया। मैक्स पहले कक्षा में 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, परफेक्ट है। दूसरे में 8 परफेक्ट है। तीसरे में या तो 8 हो या तो हो ही ना। तो 8 का मतलब कि यहाँ 8 करने के लिए चाहिए कितना? 7। या तो मैं 7 लाऊं, या तो मैं 7 को ले आऊं, या फिर 7 को ना अगर लाना हो क्योंकि ये ज्यादा संख्या है, एक को हटाना ज्यादा आसान है। एक को हटाना आसान है, 7 को लाना थोड़ा कठिन है। एक को हटा दिया जाए, तो हटाने का मतलब है कि अगर मैं एक को हटा दूं, ऐसे ऐसे कट कर मार दूं, तो यहाँ पर बचे कितने? 2,8। हटाया है हमने इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही कक्ष में होते हैं, प्रोटॉन तो कक्ष में होगा नहीं। तो सीधी सी बात है, प्रोटॉन की संख्या पहले भी 11 थी, अब भी 11 है, क्योंकि प्रोटॉन का कक्ष से कोई लेना देना नहीं है। तो अब इलेक्ट्रॉन बचे 2,8, जबकि प्रोटॉन कितने बचे? 2,8,1। मतलब कहें तो इलेक्ट्रॉन 10 हुए और प्रोटॉन 8 2 10 1 11 हुए। तो p माइनस ई करने पर, मतलब प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से घटाएंगे, 10 माइनस 1, सॉरी 10 माइनस 11, प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन है, 11 माइनस 10 कितना आया? 1। तो यहाँ पर इसका प्लस 1 आया। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये प्रोटॉन रहा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, प्रोटॉन की संख्या 11, 11 से 10 को घटाया गया, प्लस 1 आया है। तो प्लस 1 का मतलब सोडियम पर कैसा चार्ज रहा? प्लस चार्ज रहा। हमने परिभाषा क्या लिखा है कि किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। हमने जैसे इलेक्ट्रॉन को कम किया, प्रोटॉन बढ़ा, और प्रोटॉन बढ़ने से यहाँ पर चार्ज कैसा आया? प्लस का आया। एक उदाहरण मैं क्लोरीन का लेता हूँ। क्लोरीन जो कि 17 परमाणु क्रमांक रखता है, 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालें तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 2
8 2 10, 8 18 ज्यादा हो जाएगा, 7 कर दें। तो या तो इसको 8 बनाए या तो इसका 7 हटाएं। तो एक लाना ज्यादा आसान है, 7 ले जाना ज्यादा कठिन है। मतलब 7 को हटाना प्रक्रिया थोड़ा जटिल हो सकता है, एक को ला दें। लाने का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से लाया, ये 2 8 बना, मतलब 8 8 16 2 18। और प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन तो अपने बीच में ही है, कक्षा से कोई लेना देना, प्रोटॉन इतने ही होंगे, कितने होंगे, 2 8 और 7, 8 2 10 7 17। तो प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 18, पी माइनस ई करने पर 17 माइनस 18 आएगा, मतलब -1 आया। तो सीधी सी बात है, क्लोरीन पर चार्ज कैसा रहा, माइनस का। हमने देखे यहाँ पर, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएं, बढ़ाने से कैसा चार्ज आया, माइनस का। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला, घटाया, तो घटाने पर कैसा चार्ज आया, प्लस का। तो ये इसके कहें तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हो गए। मतलब हमने परमाणु के हिसाब से समझाया कि परमाणु बीच में, मतलब परमाणु के बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके जस्ट बाहर कक्षाओं के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने 11 के लिए अष्टक देखा, 11 का परमाणु क्रमांक, मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। 11 जो है, 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। इसका मतलब इस समय इसकी अवस्था में 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। हमें अष्टक कंप्लीट करने के लिए, मतलब यहाँ से अच्छा एक हटाने के लिए हमें एक हटाया, हटाने के बाद प्रोटॉन उतना ही रहा, 11 माइनस 10 करने पर +1 आया। तो हटाने पर भी चार्ज प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब कमी करने पर यह क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी वस्तु पर ऋणावेश उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। तो हमने यहाँ पर लिखा। क्लोरीन का भी हमने इसी प्रकार से किया, 2 8 7 हुआ, इलेक्ट्रॉन 2 8 8, हमने एक इलेक्ट्रॉन ले आया, प्लस किया, लेकिन प्रोटॉन तो आपका उतना ही है, तो 17 माइनस 18 करने पर -1 उत्पन्न हुआ। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हुए सिद्धांत से, और ये इसकी परिभाषा के हिसाब से। ये इसके मतलब प्रकार की हमने विस्तृत चर्चा कर दी दोनों के आधार पर। अब इसके गुणधर्म की बात करें, तो गुणधर्म में एक होता है प्लस और प्लस, या माइनस। मतलब अगर कहें तो समान प्रकार के आवेश हैं, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो प्रतिकर्षण का गुण आएगा। अगर एक चार्ज प्लस हो, दूसरा चार्ज माइनस हो, आकर्षण का गुण आएगा। और तीसरा, अगर कोई चार्ज प्लस या -1 हो और दूसरा अनावेशित वस्तु हो, तो उसमें हल्का आकर्षण होता है। ये दोनों तो मतलब कहें तो आप दो चार्ज, जैसे दो प्लास्टिक की वस्तुएं, दोनों पर समान प्रकार के चार्ज होंगे, दोनों सटाने पर आपस में सटेंगे नहीं, ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर यही एक प्लास्टिक का हो, दूसरा रॉड मतलब किसी और का हो, दोनों को फिर आपस में सटाएंगे, दोनों आपस में सट जाएंगे, मतलब आकर्षण का गुण आएगा। एक कंघी ले लीजिए, या यही मार्कर आप सूखे बालों से रगड़िए और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप ले जाइए, तो मार्कर में तो चार्ज है, लेकिन जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े वो अनावेशित हैं। एक आवेशित, दूसरा अनावेशित, मतलब छोटे छोटे टुकड़े। दोनों को जब आपस में सटाया गया, तो ये वस्तु जो आवेशित है, ये छोटे छोटे टुकड़ों को खींच रहा है, मतलब हल्का आकर्षण है, कुछ देर बाद अपने आप छोड़ भी देगा। तो इसका मतलब कि अगर एक वस्तु आवेशित है, दूसरी वस्तु अनावेशित है, तो उसमें कौन सा गुण होगा, हल्के आकर्षण का गुण विद्यमान होता है। तो ये 3 गुणधर्म हुए। चौथा, आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग का मतलब कि अगर मैं 4 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, 3 आवेशों को कहूं कि आप बीजगणितीय योग करिए, तो ऐसे ब्रैकेट लगा के सबको लिख देंगे और बीच में चिन्ह लगा देंगे प्लस का। तो +4 ये है ही, +4 माइक्रोकूलम, -2 -4 माइक्रोकूलम, +4 -4 मिलकर क्या क्या बना, 0 माइक्रोकूलम। ये इसका बीजगणितीय योग हुआ। अगला लिखा गया आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। इसका अर्थ होता है कि आवेश संरक्षित है। मतलब हम इस यूनिवर्स में ना तो थेल्स ने आवेश को बनाया, ना तो डॉक्टर गिलबर्ट ने आवेश को बनाया, ना तो थॉमस ब्राउन ने आवेश को बनाया। इन सभी ने केवल चीजों को समाहित करके एक जगह किया, और जगह करने के बाद केवल नामकरण होता चला गया है। आवेश आपके प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है। तो यही परिभाषा लिखी गई है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो मैं उत्पन्न कर रहा हूँ, ना तो मैं नष्ट कर रहा हूँ। इस वस्तु में है, अगर हमें जरूरत है तो इस वस्तु में भेज सकते हैं। तो यही इसका अर्थ है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और अगला है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। तात्पर्य यह है कि आवेश अगर किसी वस्तु पर है, जैसे अगर इस वस्तु पर आवेश है, तो पूर्ण गुणक के रूप में, मतलब पूरी संख्या के रूप में होगा।
मतलब या तो अगर आपसे कोई कहे किसी वस्तु पर चार्ज -2.5 कूलाम या माइक्रो कूलाम है, क्या आप मानेंगे? नहीं। किसी वस्तु पर अगर चार्ज है, अगर आवेश है, तो या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो -5 होगा, या तो -2 होगा। दशमलव में, बटे में, रूट में, इन सब में आवेश किसी वस्तु पर नहीं हो सकता है। यही लिखा गया है कि कि आवेश किसी आवेशित वस्तु पर पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है। Q बराबर प्लस माइनस n, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट 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 आप रख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।